और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश के 72 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 72 सीटों पर कई खास और बड़े नामों को तरजीह मिली है, जिसमें नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर और पीयूष गोयल के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के 20, गुजरात के 7, तेलंगाना और हरियाणा के 6, मध्य प्रदेश के 5, दिल्ली के बचे 2 उम्मीदवार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 2 उम्मीदवार, त्रिपुरा, दादर और नगर हवेली के 1-1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 10 अनुसूचित जाति, 9 अनुसूचित जनजाति और 15 महिलाएं हैं। कई राज्यों में कुछ नए चेहरों को भी तरजीह मिली है, तो कहीं पर पुराने नामों पर ही भरोसा जताया गया है। दूसरी सूची के बड़े चेहरों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर, पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ, प्रहलाद जोशी को कर्नाटक के धारवाड़, तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु दक्षिण, मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के करनाल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और अनिल बलूनी को उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट मिला है। तो बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर पार्टी ने अब तक कुल 267 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में तमाम नए चेहरों पर दांव खेला है, तो कई धुरंधरों का टिकट भी काट दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति के साथ मैदान में है, जिसकी झलक उम्मीदवारों के ऐलान में भी देखने को मिल रही है। दूसरी लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 7 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार, बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के हावेरी सीट से टिकट मिला है। हमारा प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ओवरऑल जीतने का जो संख्या है, ओवरऑल संख्या हमारा एमपी का संख्या बढ़ेगा, 400 पार हो जाएगा। साथ ही कई बड़े चेहरों के टिकट बीजेपी ने काट दिए हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, प्रतिमा मुंडे, हंसराज हंस को टिकट नहीं मिला है। साथ ही कर्नाटक के 6 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि गुजरात की 7 घोषित सीटों पर 5 मौजूदा सांसदों को टिकट न देकर नए चेहरे उतारे गए हैं। तो इस बार बीजेपी ने सबसे बड़ा प्रयोग दिल्ली में किया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर 6 नए उम्मीदवार उतार दिए। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में दिल्ली के 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, जो बेहद चौंकाने वाले थे। 5 में से 4 उम्मीदवार नए थे, जबकि दूसरी लिस्ट में बाकी बचे 2 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतारा गया है। मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश के, दिल्ली के प्रत्येक वर्ग के लिए इतना काम किया है, इतनी उनकी चिंता की है। मुझे लगता है जनता के पास जब हम जाएंगे और हम उनको मोदी जी के कार्यों के बारे में बात करेंगे, तो जनता हमें हर हालत में हाथों हाथ लेगी। दिल्ली की 4 सीटों पर तय हो गया है कि किसका किससे मुकाबला होगा। नई दिल्ली सीट से बीजेपी की बांसुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा का आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार से, पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी के कमलजीत सहरावत का आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा से और दक्षिण दिल्ली में बीजेपी के रामवीर बिधूड़ी की आम आदमी पार्टी के सहीराम से टक्कर होगी। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट में एक बार फिर बिहार में किसी भी उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं था। सूत्रों से खबर है कि बिहार में 40 सीट के लिए एनडीए में फॉर्मूला तय, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारी की रफ्तार को अब दोगुना कर लिया है। बुधवार को दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है, लेकिन इस लिस्ट में भी बिहार और महाराष्ट्र से कोई नाम सामने नहीं आया। हालांकि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बुधवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 40 सीटों के लिए फॉर्मूला तय कर लिया गया है। बीजेपी ने 17 सीट पर लड़ने का फैसला किया है, वहीं जेडीयू को 16 सीटें देने की तैयारी है। चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 4 सीटें मिलेंगी। पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक-एक सीट देने की तैयारी है। चिराग पासवान ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया।
एनडीए के सदस्य के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। इस बीच खबर है कि बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। शाम 5 बजे करीब 18 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आज पीएम मोदी अहम बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक के लिए कानून मंत्रालय ने सभी पैनल सदस्यों को जानकारी दे दी है। देश में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 2 चुनाव आयुक्तों के पद भरे जाने हैं। मोदी सरकार इसे लेकर आज एक अहम बैठक करने वाली है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होने वाली है। कानून मंत्रालय ने सभी पैनल सदस्यों को जानकारी दी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस पैनल में शामिल हैं। चुनाव आयोग में अभी सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। 2 चुनाव आयुक्त के पद खाली हैं। अनूप चंद पांडे पिछले महीने रिटायर हुए थे, जबकि अरुण गोयल ने अचानक चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। दोनों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद ही इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। पहले 15 मार्च को चुनावी तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन अब इसमें कुछ देरी हो सकती है। माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान 17 मार्च या उसके बाद हो सकता है। दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर एडीआर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये मामला रखा है। नागरिकता कानून को लेकर सियासी बहस थामे नहीं थम पा रही है। केरल सरकार ने तो इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला कर लिया है। नागरिकता कानून को लेकर भले ही शरणार्थियों में खुशी का ठिकाना ना हो, लेकिन राजनीति इस कानून को लेकर लगातार बेचैन हो रही है। कई राज्यों में तो केंद्र के इस फैसले को लागू करने की टाइमिंग पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। केरल में बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को कानून के खिलाफ राज्य सरकार के रुख के अनुरूप कानूनी कदम उठाने का फैसला किया। राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले ही एक याचिका दायर कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा CAA के तहत नियमों की अधिसूचना जारी करने के मद्देनजर राज्य उच्चतम न्यायालय के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र के संशोधित नागरिकता कानून के नियमों को अधिसूचित करना लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक हथकंडा कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी और इसके बाद कर्नाटक में CAA के कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लेगी। सीएम सिद्धारमैया ने इतने साल तक केंद्र की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। और भारत में संशोधित नागरिकता कानून के लागू होने के बाद से कई शरणार्थियों को तो मानो दूसरा जीवन ही मिल गया हो। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून ने उन लोगों की राहत को दोगुना कर दिया जो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से अपना सब कुछ खोने के बाद हिंदुस्तान आए थे। हाल ही के सालों में पाकिस्तान से कई हिंदू परिवार मोरबी जिले में आए और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। कानून लागू होने के अगले दिन पाकिस्तान से मोरबी आए 13 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान विधायक भी मौजूद थे। मैं पाकिस्तान थी 13 वर्ष थी अहीं आव्या छीए। अमने अहीं नागरिकताનું સર્ટિફિકેટ આપવા બોલાવ્યા છે અને મોદીજીને મારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે એમને મને અહીંયા નાગરિકતાનું આપ્યું સર્ટિફિકેટ આપ્યું। आज की तारीख में करीब 110 लोगों के आवेदन लंबित हैं और चुनाव के बाद उन लोगों को निपटा दिया जाएगा। विधायक ने कहा है कि लोगों को भारत का नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर मोरबी की बात करें तो वे यहाँ कृषि कार्य और छोटी बड़ी दुकानें करके रोजगार पा रहे हैं। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल के लॉन्च के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि वंचितों के लिए कैसे काम होता है वो इस आयोजन में दिखाई दे रहा है। आज वंचित वर्ग से जुड़े 1 लाख लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस समाज को जातियों में बांटना चाहती है। कांग्रेस गरीब पिछड़े दलितों के लिए काम से चिढ़ती है। कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में
वंचित वर्ग के महत्व को कभी समझा ही नहीं था, उनको परवाह ही नहीं थी। इन लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सुविधाओं से वंचित रखा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद एंटो एंटनी ने पुलवामा हमले को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। पूरी खबर देखिए। कांग्रेस सांसद एंटो एंटनी ने पुलवामा हमले को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। एंटो एंटनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान की कोई संलिप्तता नहीं थी। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पुलवामा हमले में मारे गए जवानों के बलिदान का फायदा उठाकर जीत हासिल की। एंटो एंटनी पथनमथिट्टा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और 2014 से यहां सांसद हैं। एंटो एंटनी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। बीजेपी नेता अनिल एंटोनी ने कहा कि एंटो एंटनी लंबे समय से इस तरह के बयान से पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर पर्दा डाल रहे हैं। उन्होंने हमारे जवानों के बलिदान का भी अपमान किया है। He is whitewashing many of the terror activities of Pakistan. Mr. Anto Antony has also insulted the sacrifices made by many of our Jawans. He doesn't deserve to step foot in the parliament again. तो सोने की तस्करी करने वालों के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है और 12 लोगों को गिरफ्तार करके 40 करोड़ का सोना जब्त किया है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने ऑपरेशन राइजिंग सन के तहत सोने की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। DRI ने गुवाहाटी, बारपेटा, दरभंगा, गोरखपुर और अररिया में छापेमारी कर 61 किलो सोना, 13 लाख रुपए कैश और 19 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। जब्त किए गए सोने की कीमत 40 करोड़ रुपए है। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मास्टरमाइंड भी शामिल हैं। दरअसल DRI को जानकारी मिली थी कि विदेश से भारत में सोना तस्करी कर लाया जा रहा है। ये सोना भारत में म्यांमार के जरिए भारत में तस्करी कर लाया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद DRI ने गुवाहाटी में एक घर में छापा मारकर तस्करी के 2 मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने वहां घर से 22.74 किलो सोना और 13 लाख रुपए बरामद किए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए, जिसमें अहम सबूत थे। जांच में पता चला कि कुछ आरोपी गुवाहाटी से गाड़ी के जरिए सोना लेकर निकले हैं। इसके बाद एजेंसी ने पीछा कर गुवाहाटी से करीब 90 किलोमीटर दूर बारपेटा में 2 तस्करों को पकड़ा और गाड़ी से 13.28 किलो सोना बरामद किया। लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं और जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक देश एक चुनाव की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हो सकती है, यानी लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उन सब की ये मांग है कि जो विधानसभा चुनाव है और जो लोकसभा चुनाव है वो एक साथ होने चाहिए जम्मू कश्मीर में। दोनों चुनाव एक साथ कराने के सवाल पर चुनाव आयुक्त ने बताया कि राजनीतिक दलों, जिला उपायुक्तों, IG, DIG, अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। और कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने ये बात स्पष्ट कर दी कि उनका जो जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव तो होने ही है, उनकी तारीखों के साथ साथ क्या विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, इस बात का निर्णय वो दिल्ली जाकर लेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि राजनीतिक पार्टियां भी लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था। Zee News।